नमस्कार, मैं हूं केशव पंडित और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता है एटीवी न्यूज चैनल। और आज आप हमारा खास कार्यक्रम देख रहे हैं, लाइव रिपोर्टिंग कैसे करें। और हमारे साथ में जुड़े हुए हैं धर्मेंद्र सिंह, जो ब्यूरो चीफ हैं अमरोहा से एटीवी के, और शाहिद अहमद जी, जो उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ हैं। राजीव माहेश्वरी भी जुड़े हैं, जो संवाददाता हैं अमरोहा से। और हसनपुर से हमारे योगेंद्र जी जुड़े हुए हैं। चंद्रपाल सिंह संवाददाता है हसनपुर, वो भी साथ में ट्रेनिंग में जुड़े हुए हैं। सबसे पहला विषय आता है कि लाइव रिपोर्टिंग कैसे करें, क्योंकि सबसे पहले दौर प्रिंट मीडिया का था, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हुआ, और उसके बाद जो है दौर डिजिटल मीडिया का चला। पहले डिबेट हुआ ही नहीं करते, आज लंबी लंबी बहस आप देखते हैं कि शाम को 9 बजे के बाद प्राइम टाइम शुरू होता है और उसके बाद में बहस शुरू हो जाती है। उस पर हम भी चाहते हैं कि हम भी बोल पाए, काश बहुत सारे संवाददाता ये चाहते हैं कि इस बहस में काश हम भी शामिल होते। ये चीज यहाँ पर इस पैनलिस्ट को नहीं बोलनी चाहिए थी, या एंकर ने ये सवाल क्यों नहीं उठाया। हम अगर होते तो हम ये वाला सवाल उठाते। पब्लिक के बीच में, जनता के बीच में ये वाला सवाल उठना बहुत जरूरी था। और हमें लगता है कि ये जो गोदी मीडिया का ठप्पा लगा है इन एंकरों के ऊपर या इन चैनलों के ऊपर, वो सही लगा है बिल्कुल। क्योंकि वो सवाल मनचाहे करते हैं, अनचाहे करते हैं, और हम हमारे हिसाब से नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर हम होते एंकर तो हम ये कर लेते, हम खबर को इस तरीके से दिखाते। तो कई चीजें ऐसी जो है वो आती हैं, और हमारे मन में भी ये चीज रहती है लालसा कि हम अगर संसाधनों से युक्त होते या हमारे चैनल में ये सुविधा होती तो हम भी इस चीज को बेहतर से कर पाते। अब आते हैं कि लाइव रिपोर्टिंग में किस तरह से हम लोग जुड़ते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम सभी लोग इस समय स्क्रीन पर मौजूद हैं, और इस समय स्क्रीन पर जो है एक दूसरे को देख भी पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं, आवाज भी जा रही है, और आप भी बातचीत कर सकते हैं। दोनों चीजें लाइव रिपोर्टिंग में हमें ध्यान ये रखना पड़ता है कि हमें कौन सी चीज दिखानी है और कौन सी चीज नहीं। जैसे कि आप किसी एक्सीडेंट की कवरेज कर रहे हैं तो उस दौरान विशेष ख्याल रखें कि किसी व्यक्ति की जो जो मृतक है उसका अंग भंग हो गया है, शरीर के टुकड़े हो गए, उनको स्क्रीन पर नहीं दिखाना है। बहुत सारी जगहों पर, जैसे आप थाने में जाते हैं तो वहां पर शस्त्रागार या तमाम जो है कई ऐसी प्रतिबंधित चीजें हैं, वहां नहीं दिखाना है। हमें बैंक के अंदर अपना कैमरा नहीं स्टार्ट करना है। हमें बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि बैंक को अगर हम दिखाएंगे तो वहां ऑब्जेक्शन भी हो जाएगा। तो जो प्रतिबंधित जगह हैं हमें मालूम होना चाहिए कि प्रतिबंधित जगहों पर हमें अपना कैमरा नहीं स्टार्ट करना है। हम उनके बारे में बोल सकते हैं उसके बाहर खड़े होकर के, या फिर उसके अंदर हम वो कवरेज नहीं कर सकते हैं। तो इसका हमें विशेष ख्याल रखना पड़ेगा कि किन जगहों पर हम कवरेज कर सकते हैं और किन पर नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें सार्वजनिक नहीं होती। सार्वजनिक स्थानों पर पत्रकार को स्पेशल कर ही सकता है। शाहिद अहमद जी प्लीज, कौन आया हुआ है? आप डिबेट में बैठे हुए, लाइव जा रहा है पूरा। तो दो चीजें जो है आती हैं, क्योंकि हमें हर चीज को गंभीरता से लेना है। अगर आप गंभीरता से पत्रकारिता नहीं करेंगे, रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, तो उसमें लोग जो है मजाक बनाते हैं। आपका छोटा सा शब्द आपके मुंह से कुछ गलत निकल जाए, जैसे बहुत सारे एंकर हैं लाइव के दौरान, उनके जब भी उनके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल जाती हैं, हम खुद उनका जो है मजाक बनाने लग जाते हैं। उनके वीडियो में ये निकालने लगते हैं कि ये कमी कहीं ना कहीं रह गई, ये चीज कम रह गई। लाइव रिपोर्टिंग में दो चीजें विशेष हैं जो आपको भी सुरक्षा प्रदान करती हैं। मान लीजिए कि किसी आप हॉस्पिटल से कवरेज कर रहे हैं, आप ब्यूरो चीफ हैं और आपने कहा कि आज हम कम से कम 10 विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और 10 हॉस्पिटल में हमारे अलग अलग संवाददाता जाएंगे और वहां से सीधे एक साथ लाइव होंगे। हम पूरी फुटेज एक साथ दिखाएंगे 10 हॉस्पिटल का, एक हॉस्पिटल का हाल नहीं दिखाएंगे। हम एक साथ ही 10 हॉस्पिटल को दिखाएंगे, जो सरकारी चिकित्सालय में क्या व्यवस्था चल रही है और वहां के मरीज कैसे परेशान हो रहे हैं, उनको दवाई भी नहीं दी जा रही, कई चीजें। तो 10 लोग एक साथ लाइव हैं। कहीं पर क्या होता है कि कहीं आपके साथ में मोबाइल छीन लिया जाता है, कहीं घटनाक्रमों पर हमने देखा है कि पत्रकारों के साथ बदतमीजी भी की जाती है। ऐसे में कैमरामैन का विशेष ध्यान ये रहना चाहिए कि जो भी व्यक्ति सामने से हमला करने की कोशिश करे या जो भी करने की कोशिश करे, उसका कम से कम चेहरा एक बार आ जाए। आपके मोबाइल को कुछ भी हो जाता है, वो क्षतिग्रस्त भी हो जाए, तब भी फुटेज यहाँ पर रिकॉर्ड होती है, उसकी पूरी रिकॉर्डिंग हमारे पास मौजूद रहती है। तो लाइव में एक बेनिफिट है कि लाइव के दौरान अगर आपके साथ कुछ भी होता है तो वो यहाँ पर सुरक्षित मौजूद रहता है पूरा डेटा। और अगर आप केवल रिकॉर्डिंग करते हैं और ऐसा कुछ होता है तो वो रिकॉर्डिंग डिलीट भी आपके पास से करवा सकते हैं, मतलब आपके पास कोई साक्ष्य मौजूद नहीं रहता है। तो लाइव रिकॉर्डिंग में ये दो फायदे हैं जो विशेष पत्रकारों के लिए ही है। दूसरा, लाइव के दौरान आपको खबर बनाने और भेजने का झंझट नहीं रहता कि नहीं खबर अभी बनाई है और अभी थोड़ी देर बाद भेजेंगे और 2 घंटे बाद चलेगी, नहीं, साथ के साथ ही, चाहे वो कोई भी कवरेज हो, उसको हमें साथ के साथ ही चलाना है और साथ के साथ ही दिखाना है।
दूसरी तरफ लोग देख भी पाते हैं कि ये लाइव चला है और आपको भी लगता है कि इसमें कोई काट छांट नहीं की गई, कोई इसमें रिकॉर्डिंग के साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। तो इन विषयों को भी हमें गंभीरता से जो है लेकर के ही पत्रकारिता करनी पड़ती है। लाइव के दौरान हमें और भी चीजों का ख्याल रखना पड़ता है कि हम जगह कौन सी सुनिश्चित कर रहे हैं। जैसे कि आपने अपना एरिया देखना है कि हम यहाँ से चलेंगे और हमें 10 मीटर तक या 50 मीटर तक हमें कवरेज करनी है। कहाँ पर हमें आगे आना है, कहाँ पर हमें पीछे जाना है, कहीं कैमरा मैन जो है उसको कोई दिक्कत ना हो कैमरा आगे पीछे करने में, और कहीं लोगों को भी कोई परेशानी ना हो। हम वहां से लाइव जो है करें तो लोगों को तकलीफ ना हो, उनको जो है हम डिस्टर्ब ना करें। सवाल पूछने के दौरान हमारा पूरा ध्यान व्यक्ति पर होना चाहिए, ना कि कैमरे पर। कैमरे का ध्यान उसका आकृष्ट करवाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि वो कैमरे की तरफ ही मुंह करके बोले। जब भी आपकी तरफ मुंह करके, जैसे हम किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं और उससे सवाल कोई पूछ रहे हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि बहुत सारे लोग आपको देख करके सवाल करते हैं। आपका काम है तो उनको, अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उसी दौरान आप उनसे बोलेंगे नहीं, आप कैमरे की तरफ प्लीज आप जो है देख करके बोले, कैमरे की तरफ आप बोले। माइक हमने सिर्फ लगाया हुआ है। तो ये दो चीजें होंगी जिनको आपने जो है ध्यान में रखना है। कहीं पर अगर आपको लग रहा है कि अभी हमें आवाज नहीं आ रही है या यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत है कि कवरेज के दौरान में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, हमें कैमरा बंद करना पड़ सकता है, तो वहां पर आप सीधा सा बोल सकते हैं लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, या ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं। और आप सीधे जो है माइक आईडी के साथ में इस तरह आप खड़े हो गए। कब तक? जब तक कि प्रोमो की आवाज जो है आपको सुनाई नहीं देती। प्रोमो किस तरह से आएगा? बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी, और ब्रेक भी बीच में इस तरह से। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस तरह से हम घटनाक्रम पर बात करते हैं। तो बीच में 5 मिनट का ब्रेक लिया कि 5 मिनट का लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अगर 2 मिनट का है, 5 मिनट का है, वो आपको उतनी देर में आप बातचीत करके, या बीच में 100 सवालों का अगर कोई इंटरव्यू आप करते हैं तो उसको आप उसमें 4 ब्रेक ले सकते हैं। 25 सवालों के बाद में एक ब्रेक, फिर 50 सवालों के बाद में फिर 75, और उसके बाद में 100। तो चारों ब्रेक में आप बातचीत करते हैं और उनको भी समय मिल जाता है और आपको भी समय मिल जाता है कुछ चीजें देखने के लिए कि आप 2 मिनट का या 3 मिनट का अगर ब्रेक है तो उस दौरान जो है आपको सोचने समझने का और आगे जो है काम करने का, तो पूरा जो है आप उसको फिक्स कर लेते हैं। लेकिन रिपोर्टिंग लगातार करेंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर एक दिन करेंगे और 4 दिन नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, जाहिर सी बात है। कैमरामैन जो है वो सॉफ्टवेयर को चलाना भूल जाएगा, कैसे काम किया था अगर 1 महीने के बाद करोगे, क्योंकि इसमें हर रोज अपडेट होता रहता है बहुत सारी चीजों का जो हमें देखना पड़ता है। सुबह से शाम तक कोशिश करो कि 2 से 4 न्यूज ले आओ, जो बताया जाए उस पर आपने फोकस ज्यादा करना है कि इन खबरों पर हमने विशेष ध्यान देना है। उन खबरों में जैसे आप जहां विकलांगों का जो है विकलांग सर्टिफिकेट बनता है, या विकलांगों के लिए हम ये देखते हैं कि उनकी पेंशन योजना में कोई दिक्कत आ रही है, 6-6 महीने से दौड़ रहे हैं, तो जो ऑफिस के बाहर खड़े हैं वहां से भी आप लाइव कर सकते हैं, हॉस्पिटल से लाइव कर सकते हैं। जो जन समस्याएं दिखानी है वो कहीं से भी आप लाइव कर सकते हैं। लेकिन उसके साथ हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, जो विक्टिम है, थाने में जाते हैं तमाम लोग, एक दिन में 20 से 25 लोग जाते हैं, FIR एक की दर्ज होती है। अब जिसकी FIR दर्ज हुई है उस व्यक्ति को भी आप लाइव लीजिए, उसकी भी समस्या सुनिए। और जो बाकी के लोग जिनकी सिर्फ कंप्लेन तो ले ली गई लेकिन FIR दर्ज नहीं की गई, मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, उन लोगों को भी बिठाओ। अब किसी की भैंस हो गई है, किसी की बाइक चोरी हो गई है, उसके लिए तो उसकी BMW, उसका प्लेन जो भी है वो वही है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि हर व्यक्ति की एक छोटी सी छोटी समस्या और बड़ी से बड़ी समस्या हमें उजागर करनी पड़ेगी, हमें हर चीज जो है दिखानी पड़ेगी। बाकी धर्मेंद्र जी कोई आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव रिपोर्टिंग की जो चीजें हैं वो हमने बता दी कि कैसे करना है, कैसे शुरुआत करनी है। और हम आज कोशिश भी करेंगे कि आपके साथ एक लाइव हो भी, स्टार्टिंग भी हो, एक छोटी सी क्लिप के साथ ही होगा, और आज से आप इसको स्टार्ट जो है कर पाए। केशव सर, जैसे कि आज पहला दिन है ऑनलाइन ट्रेनिंग का, तो इसमें मैं देख पा रहा हूँ कि आप अपनी तरफ से लगभग सभी पॉइंट को कवर करते हुए चल रहे हैं, जिससे कि हमें फ्यूचर में हेल्प मिलेगी अपने डे 1 को स्टार्ट करने में।
बीच बीच में ये है कि आपकी हेल्प भी मिल पा रही है, जैसे कि हम किन मुद्दों के ऊपर या कहाँ से हम लोग स्टार्टिंग कर सकते हैं, जैसे कि समाज कल्याण विभाग बताया आपने, जैसे विकलांग लोगों के लिए बताया आपने, या पेंशन के लिए बताया। तो इस तरह से हमारे पास काफी सारे मौके हैं जिससे कि हम ये समझ पाएंगे कि हमें किन मुद्दों पे काम करना है या कहाँ से कैसे स्टार्ट करना है। बाकी बीच में अगर हमारा कोई सवाल होता है तो इसके लिए मैं आगे आपसे सवाल भी जारी रखूंगा। जैसे अगर आपको किसानों की कवरेज करनी है, उनकी समस्याएं दिखानी है, तो हमारा काम है कि हम खेतों में जाएं। आजकल क्या है कि गन्ने की कटाई चल रही है, आपको पता है, गन्ना छीलने जी। का भी काम हो रहा है, गन्ना मिलों में जा भी रहा है, और चीनी बनना भी लगातार जारी है, जो विदेशों में भी जाएगी, अपने देश में भी बिकेगी, और लोग खरीदेंगे, चाय पियेंगे, यही सब चलेगा। लेकिन वो किसान का क्या फायदा हुआ, कितना फायदा हुआ, ये कुछ किसानों के आप वहां से सीधे लाइव आप इंटरव्यू कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि नमस्कार, मैं मौजूद हूँ यहाँ आज किसानों के साथ में, और हमारे दो चार किसान आज मौजूद है, इकट्ठा उनको कर लीजिए कि एक खेत में कितनी जो है लागत लगी है इस बार, और कितनी फसल जो है पैदावार इस बार हुई है। इनको भी सवाल जो है आप करें, गन्ना कितना, बीज कितना महंगा होता है, खाद कितनी महंगी आपको पड़ रही है, पहले कितने में मिलती थी, 2014 के पहले कितनी मिलती थी, 2022 के पहले अखिलेश सरकार में, मायावती सरकार में, किसकी सरकार में आपकी पैदावार जो है ज्यादा होती थी। और ऐसे ही कई सवाल जिनकी एक फेहरिस्त आपको मिल जाएगी, आपको यहाँ से पूरा जो है पीडीएफ फाइल मिल जाएगी, उसको आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, और वहां जाकर के कभी लगा कि आप सवाल भूल गए हैं तो उनको भी आप जो है सवाल सीधा कर सकते हैं। ये आपने ध्यान जो है देना है वहां पर कई चीजें कि आपको मजदूर मिल रहे हैं गांव में या नहीं मिल रहे हैं, कैसे आप मेहनत कर पा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या नहीं, धर्मेंद्र जी? ये भी एक अच्छा सवाल है। नहीं, सवाल मैं आपसे कर रहा हूं ना, क्योंकि अभी लाइव ही आप जा रहे हैं, और ये कुछ चीजें कि हमारे पत्रकारों को भी कितना मालूम है, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के दायरे में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आना चाहिए जी। उससे क्या होगा? उससे तो इतनी अभी ज्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है क्या बेनिफिट्स होंगे, लेकिन आना चाहिए। नहीं, आपको अक्सर क्या लग मतलब रहा है कि तेल बढ़ेगा या घटेगा जीएसटी के दायरे में आने से? जीएसटी के दायरे में आने में तेल की कीमत बढ़ जाएगी। जीएसटी में आने से तेल की कीमत बढ़ती है, अब शायद तो मुझे फिर ऐसा किसानों का नुकसान है ना, मजदूरों का भी नुकसान है। मैं आपको बताता हूं, क्योंकि जब किसानों के साथ आपने बातचीत करनी है, मजदूरों के साथ में, आज मैं जीएसटी का एक फैक्ट आपको बताता हूँ। जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। एक कर, एक राष्ट्र, ठीक है, ठीक है। वन टैक्स वन नेशन के तहत काम करता है। मतलब जैसे ही आप जीएसटी लगाते हैं, राज्य अनुमति देता है, और केंद्र और राज्य मिलकर के उस पर जीएसटी लगाते हैं किसी भी राज्य में, तो जो तेल इस समय 100 रुपए में बिक रहा है, वो ऑटोमेटिक 34, 35, 36 में, या मैं कहता हूं ज्यादा से ज्यादा 40 में रुपए में हो जाएगा। राज्यों के कम से कम 20 से अधिक कर लगते हैं, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। जो 20 से अधिक कर लगते हैं, राज्यों ने अलग अलग लगाया हुआ है, वो सारे कर समाप्त हो जाएंगे। जो केंद्र का एक कर लगता है वो भी समाप्त हो जाएगा, सिर्फ एक कर रहेगा 28% का, अब ज्यादा से ज्यादा। अब तेल जो पड़ता है वो 25 से 26 रुपए में कच्चा हमको पड़ता है, ठीक है, अलग करने से लेकर के। मैं कहता हूं कि अगर 28% के, अब 50% भी आप लगा दो, अब 49 रुपीज में हम श्रीलंका को तेल बेच रहे हैं 49 रुपए में, तो घाटा कहाँ है? और अपने देश में हम 100 रुपए में बेच रहे हैं, 100 से ऊपर, 125 रुपए में। तो जीएसटी के अगर दायरे में तेल आएगा तो 100 रुपए का तेल, मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा हो तो 50 रुपए में, बहुत ज्यादा, ठीक है, आई बिट जीएसटी अगर लगाई जाए। तो इससे क्या एक होगा, एक तो किसानों को ये समझाना है कि इसके लिए आंदोलन करिए। आप जो खेत भरने में 2000 रुपए लग रहा है, वही खेत आपको भरने में 1000 रुपए लगेगा। जाहिर सी बात है कि एक किसान के पास 10,000 रुपए बजट है, उसने साल में 2 पानी लगाने हैं, लगने 4 हैं लेकिन 2 लगाए उसने, 5-5 हजार रुपए करके। लेकिन अगर यही तेल 50% में अगर हो जाएगा तो वो 4 के 4 पानी लगा पाएगा, उससे फसल की जो पैदावार है वो अधिक होगी, और उससे जो उसका मुनाफा होगा वो भी दोगुना होगा। दूसरा, जो हमारे बेरोजगार लोग हैं उनके लिए भी जो 1000 रुपए का, 1500 का, 2000 का जो तेल महीने में फूक देते हैं, वो भी 1000 में चल पाएंगे, उनका 1000 बचे जाहिर तौर पर। हमारी जो मार्केट में सब्जियां आती हैं वो भी कहीं ना कहीं आयात निर्यात होकर के ही आती हो जाती है। ट्रकों में डीजल आधा लगेगा, उनसे आने वाले कपड़े, उनसे आने वाले सामान, चीजें वो स्वतः ही महंगे होने की बजाय सस्ती होंगी या महंगी होंगी, आप बताइए? सस्ती हो जाएगी। तो सस्ता तभी होगा
कि जब जीएसटी के दायरे में आएगा, जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस की भी 2 राज्यों में है और वो भी नहीं चाहते वो कि लगे, जबकि केंद्र ने साफ साफ कहा था, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने, कि जो राज्य जीएसटी में आना चाहे वो जीएसटी लगा सकता है अपने पेट्रोल और डीजल को। इसको करने से आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी। हमें इन चीजों को जो है बताना है, लोगों को समझाना है कि जीएसटी के दायरे में आए, इसलिए मांग करो आप। भले ही अपने फेसबुक पर आप डालो, लेकिन आप मुहिम छेड़िए। जीएसटी के दायरे में तेल आएगा तो 50% में समझिए कि 50% से भी कम, और मैं कहता हूँ 50 रुपए भी अगर उसका तेल रहता है, तब भी हमारी फसल और आम आदमी को बहुत राहत मिलेगी, ये आप समझिए। और महंगाई पर पूर्ण नियंत्रण हो जाएगा, क्योंकि जितना भी आने और जाने में, आयात निर्यात में जो खर्चा लग रहा है वो आधा हो जाएगा, और जाहिर तौर पर कि महंगाई निश्चित रूप से कम होगी। अब आप समझ गए कि जीएसटी के दायरे में क्यों आना चाहिए, आना इसलिए चाहिए। क्लियर है। ओके, तो आप इन सब चीजों को जब आप एक एक चीज क्लियर करके चलेंगे तो आपको सीखने को भी मिलेगा, फील्ड में लोगों से सवाल भी आप कर पाएंगे और उनको समझा भी पाएंगे कौन सी चीज किस लिए गलत है और किस लिए कौन सी चीज सही है। इन चीजों पर हमें खड़ा होना पड़ेगा और हमें लोगों को बताना पड़ेगा। तो इनमें हमें जो है आकर के यहाँ लोगों को समझाना पड़ेगा कि किस चीज के लिए हमें लड़ाई लड़नी चाहिए और किस चीज के लिए हमें लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, और फैक्ट के साथ हम उनको बता पाए। ये समझाने की हमारी चेष्टा हो, चाहे वो विषय कोई भी हो। जैसे आज जेल में निर्दोष लोग सड़ रहे हैं, सड़ाए जा रहे हैं, लंबी प्रक्रिया। लोग वकील को भगवान मानते हैं, लेकिन वो भगवान क्या है आप भी जानते हैं। आज चिकित्सकों को जहां हम लोग भगवान मानते हैं, वो क्या कर रहे हैं हमारे साथ में। गांव में अगर हम वैद्य लोगों को उठाएं, आयुर्वेदिक दवाइयों को अगर हम उठाएं, जैसे हम जो आयुर्वेद दवाई की दुकान का कर रहे हैं, वही हम आयुर्वेद की जो दुकानें हैं उनमें जाएं और बैठें, उनसे पूछें कि क्या क्या दवाई है आपके पास, क्या कैंसर की दवाई है, कितने लोग आपने ठीक किए। तो ये इंटरव्यू एक लंबा हो सकता है और लोगों के लिए बहुत बेहतर हो सकता है, चाहे वो अमरोहा में करिए या आसनपुर में, उनके नंबर भी आप चलाइए। तो एक ऐड भी हो सकता है और चीजें उनका भी प्रमोशन होगा कि हम आए हैं वहां जहाँ कैंसर की दवाई मिलती है। जैसे हमारे आसपास लोग बताते हैं ना कि कैंसर की दवाई यहाँ मिलती है, यहाँ ऐसी चीज जिससे लगे कि आम आदमी का फायदा है और वो पहुंचना चाहते हैं। जानकारी अधिक से अधिक लोगों में होनी चाहिए, तो उसको लेकर के जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा एक और जो विशेष है कि आप अकेले लाइव कैसे करेंगे। अकेले जब आप लाइव करते हैं तो हम आपके साथ नहीं होते हैं, जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, लेकिन अकेले सिर्फ आप स्क्रीन पर अकेले इसी तरह आते हैं। अकेले में जो आपकी हेडलाइन है वो चीजें भी जो है आती हैं, और उनमें आप वहां से रिपोर्टिंग करते हैं ब्लूटूथ के जरिए। जैसे हमने कल बताया था कि आपको हम यहाँ से बताएंगे तो वैसे भी आप कर सकते हैं, और उसी तरह से स्टार्टिंग भी होती है। तो अब बाकी का कोई सवाल हो, मैं ये चाहता हूं कि अमरोहा का हर रोज एक डिबेट आप करो, एक पीड़ित ले आओ, उस पर 7-8 लोग शाम को बैठे, 7 से 8 का एक रखो और एक बढ़िया पैनल जाएगा। और मुझे लगता है कि पूरा देश तो देखा ही, अमरोहा तो पूरा देखेगा ही। और हर चीज पर चिंता जाहिर करो, जैसे आज हॉस्पिटल की चिंता जाहिर करो, कल को विकलांगों की, परसों बुजुर्गों की, वृद्धाश्रम अगर कोई है तो वहां जाओ कि कैसे कैसे लोग हो गए हैं। अब एक पिता 4 बेटों को पाल लेता है, लेकिन 4 बेटों से एक पिता नहीं पाला जाता है। तो ये इन चीजों पर हम अगर चर्चाएं शुरू करें तो हो सकता है कि लोग जागरूक हों, और जागरूक होने भी चाहिए। हम अपने चैनल की तरफ से ब्लड कैंप लगवाएं, खून की जरूरत पड़ती है, उसके लिए भी लोगों को जागरूक करें, ब्लड कैंप लगवाएं। लोगों को निःशुल्क दवाई के लिए भी हम प्रेरित करें। आयुर्वेद वाली जितनी कंपनी है कोई, या वहाँ डॉक्टर हैं, उन लोगों को भी बिठाएं और उनकी तरफ से निःशुल्क जो है कैंप लगवाएं कि चैनल की तरफ से ये कैंप है। लोगों में जागरूकता होनी चाहिए। जी। जो जीएसटी केंद्र हैं, पैन कार्ड के कैंप हैं, उन लोगों से बात करें कि आप अमरोहा में तो बैठे, लेकिन गांव में बहुत सारे लोग हैं जिनके पैन कार्ड बनने हैं लेकिन बना नहीं पाते हैं, खाते खुलवा नहीं पाते हैं। आप एक काम करिए कि पंचायत के प्रधान से हम बातचीत करते हैं और वो भी आपको प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, और ये कैंप इस दिन लगेगा। इस कैंप में खर्चा क्या आएगा वो तो आम आदमी भर देगा, लेकिन उनका काम हो जाएगा। 2 कंप्यूटर आप लिए चलिए या 2 लैपटॉप, और गाँव में चल करके लोगों के बना दीजिए। 2 दिन का कैंप रख दीजिए, तो लोगों के पैन कार्ड भी हो जाएंगे, लोगों के भी हो जाएंगे। कुछ साइड वर्क और साइड बिजनेस भी आप कर सकते हैं, उसमें से 4 पैसे आपको आ रहे हैं तो ज्यादा आएंगे। मान लीजिए कि 2000 लोग सीधे शहर में एक दुकान पर नहीं आते हैं एक दिन में, लेकिन वो कैंप में 2000 लोग आपको 2 दिन में आपको मिल जाएंगे। और वो 2000 लोगों से आपको 10-10 रुपए भी अगर बचेगा, आप सोच लीजिए कि 1000 लोगों से अगर 10-10 रुपए अगर बचेगा तो कितना हुआ, 10,000 हुआ।
और 2 दिन में 20,000 रुपए अगर आपको आ रहा है तो आपको 20,000 सीधा बच रहा है। तो इसमें भी हम चाहते हैं कि साइड बिजनेस भी करें, चीजें भी करें, लोगों को राहत भी पहुंचाएं। 2 नंबर का काम जो है नहीं करना है। ये हमें कसम खा लेनी है कि हमको 2 नंबर के काम में ना तो हमारी छवि बनेगी और ना तो हम कुछ चीजें कर पाएंगे। तो ये हमें विशेष ध्यान रखना पड़ेगा और अपने पत्रकारों से भी हमें सख्ती से निपटना पड़ेगा। अगर वो ऐसा कुछ करते पाए जाते हैं तो उनको हमें जी सब चीजें सिखानी है, लेकिन ईमानदारी से वो काम करें, ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ निष्पक्ष। रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो फील्ड में आप देखिए, कहीं बहू सास को निकाल रही है, कहीं सास बहू को निकाल रहा है, कहीं पति जो है पत्नी को प्रताड़ित कर रहा है, कहीं पत्नी पति को प्रताड़ित कर रही है। एक आम आदमी ने लोन ले लिया, एक जी किसान ने, और उस किसान का कर्जा नहीं भर पाया उसने, 4 साल में 4 गुना हो गया, 10 गुना हो गया। उसके सामने एक ही चारा है कि वो अब आत्महत्या करने वाला है। अगर हम आत्महत्या से पहले उन किसानों की समस्याएं पूछें, उस गांव में जाएं और ग्राम प्रधान को ये बोलें कि आपके गांव में कितने लोगों पर लोन है, उन लोगों को इकट्ठा कर दीजिए, हम उनकी समस्याएं सुनना चाहते हैं कि आप क्यों नहीं भर पाए, आपने ब्याज की जी किस्त कब से नहीं भर पाई। तो हम योगी सरकार से भी अपील करें कि आपने अपने कार्यकर्ताओं के तो पैसे भर दिए, जी लेकिन मुख्यमंत्री से अपील ये भी है कि ये उस स्टेज पर पहुंचे, लास्ट स्टेज पर, तो इनकी आप सहायता करें, हेल्प करें। उनके हम अकाउंट नंबर भी चलाएं कि अगर आप चाहते हैं तो इन लोगों की, इन किसानों को बचाने की मुहिम स्टार्ट करिए। उनके लिए भी हमें करना चाहिए। आप किसानों को किसान सम्मान निधि दीजिए या नहीं दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप इनको ऋण मुक्त, आप जो है ब्याज मुक्त, आप इनको ऋण आप लोन दे दीजिए जिसमें ब्याज ना पड़े। अगर 1 लाख लिया है तो 5 साल का समय दिया जाए कि 5 साल के दौरान ही कभी भी भर सकते हैं, और ईएमआई भी उनकी बना दी जाए। तो एक किसानों के लिए सम्मान होगा अगर उनको ब्याज के बिना अगर पैसा दिया जाए। ये होगा या नहीं होगा, बिल्कुल इस होगा। पर हम बातचीत करें, क्योंकि किसान भी इस चीज को समझेंगे। जो लोग, जिनकी नौकरी नहीं है, उनको जो लोन मिले वो भी ब्याज रहित मिले, और या फिर उनको 1% का लगे कि साल में 1% लगेगा, 2% भी नहीं, 1%। तो ब्याज जी मुक्त अगर ऋण मिलेगा तो ये उनके लिए भी ये होगा कि आप कभी भी पैसा भर सकते हैं, 10 साल का समय दिया जाए, कभी भी वो पैसा उसको रिटर्न कर सकते हैं। 1% आप लगा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा आता है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं आप उनको 25% पे दीजिए, 50 पे दीजिए, वो बैंक की अपनी तैयारी है वो अपना करे। बिजनेसमैन को आप चाहे 100% पे आप दे दीजिए, 100 रुपए दीजिए और 100 रुपए ही ब्याज का आप लीजिए, हर महीने का आप लीजिए, उसमें क्या दिक्कत है, वो कमाई भी तो करता है। तो बिल्कुल बिल्कुल हमें अगर उनके अनुसार अगर हम ये चीजें चलाएंगे और यही चीज होगी, तभी यहाँ भला होगा। जो अन्य देशों में चल रहा है उसके आधार पर होगा। अब हम आते हैं कि जैसे सड़क सुरक्षा अभियान चल रहा है, आपको पता है सड़क सुरक्षा अभियान अगर खुद आप करेंगे, खुद करने का मतलब ये हुआ कि आपने किसी को गाड़ी तेज चलाते हुए देखा और जी आपने उसकी गाड़ी जो है वो रोक ली, आपने चाबी निकाल ली और आपने कहा कि गाड़ी इतनी तेज क्यों चला रहे हो, या आपने गाड़ी रोकी, तो आपसे यही पूछेगा धर्मेंद्र जी ये गाड़ी आपकी है, आप बोलेंगे नहीं। अब ये सड़क आपकी है, नहीं। अभी बैठने वाला मैं हूं ना, तो मैं तेज चलाऊं, कम चलाऊं या धीरे, आपको क्या मतलब। तो आप कहते जी बाकी बात तो सही है। मतलब आज के जमाने में भलाई का दौर नहीं रहा है, अगर किसी को समझाओ तो वो आपको गलत समझने लगता है और आपको गलत जो है बोलने लगता है। जी मैं हमेशा कहता हूं कि एक्सीडेंट की खबर आप चलाओ ना चलाओ, उससे कोई समाज में बदलाव नहीं आने वाला है और उस खबर का कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनके परिवार में जाओ, 10 दिन के बाद में, 15 दिन के बाद में, उनसे कहो कि ये समय बात आपसे करने का नहीं है, लेकिन फिर भी हम बात कर रहे हैं। आपके कितने बच्चे थे, क्या पता उनका एक ही अकेला बेटा हो, कितना दुख है ये दिखाओ, तब शायद लोगों को समझ में आए कि इतनी तेज गाड़ी हमें नहीं चलानी चाहिए। कि ये देखिए इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये तो चले गए गाड़ी तेज चलाने के चक्कर में। आप तो ऊपर, आप तो शांति से गए, अभी यहाँ शांति कितनी है, इनको जी कैसे ये जिएंगे और कैसे जो है अपना जीवन यापन करेंगे। उसके बाद में उनको मान लिया 5 लाख रुपए मिलने वाला है क्लेम का। अब उस क्लेम में क्या होता है कि बैंक मैनेजर भी खाने वाला है, दलाल भी खाने वाले हैं। उन लोगों को पूछो कि कहीं 5 लाख की बजाय 2.5 लाख तो नहीं आपको मिल रहा है, 2.5 लाख दलाल खा जाए। तो कम से कम लाशों पर सौदा होने से बचे, इसकी भी हमें मुहिम करनी पड़ेगी। और पैसा मिला है कि नहीं मिला है, 2 बार उनके साथ में डिबेट कर लो, क्या दिक्कत है। बैंक मैनेजर ने कब कहा, जी एक मोबाइल अलग से रखिए, तुरंत फोन लगाइए लाइव के दौरान कि मैनेजर साहब इनको पैसा कब तक मिलेगा। 15 दिन में मिलना चाहिए और 25 दिन हो गए हैं, कब तक आप इनको क्लेम दिलवा पाएंगे, कब तक क्लियर होगा। अगर क्लियर नहीं होगा तो
भाई साहब आपके बैंक के बाहर ही धरना प्रदर्शन ये लोग करने आ रहे हैं, मैंने तो आज रोका है इनको, चैनल पर इनको लाइव दिखा रहा हूँ और आपकी वॉइस भी लाइव जा रही है। ये अधिकारी को एहसास होना चाहिए और उसको लिंक भी हम भेजें कि ये देख लीजिए अगली बार आपके चेहरे के साथ चलाऊंगा। अगर आपने एक पैसा भी लेने की इनसे कोशिश की, एक तो इनके परिवार में वही पैसा जो आएगा उसी को कहीं ना कहीं लगा करके ये अपना जीवन यापन शुरू कर पाएंगे। हम हर जगह पैसा ले सकते हैं, लेकिन एक किसी की मजबूरी का फायदा जो व्यक्ति उठा रहा है उसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। हम उसके शरीर को दिखा करके कि एक्सीडेंट हो गया, चंद्रपाल जी सीधे आप बैठना सीख जाइए ना, मुझे ना बोलना पड़े, अभी आप नहीं जानते हैं मुझे। तो अब दो चीजें उसमें होती हैं कि आप उनके घर में आप जाकर के ये चीज दिखाएं और चैनल की इस मुहिम को आगे बढ़ाएं कि आप उसमें जो है सक्षम होते हैं या नहीं, वो एक अलग चीज है, लेकिन धीरे धीरे आप बोलने भी लग जाएंगे। अब किसी के यहाँ चोरी हो गई, चोरी के दिन तो लोग चला देते हैं, लेकिन 10 दिन के बाद में उनका हालचाल कोई पूछने जाता है कि अभी क्या कार्रवाई हुई? चोरी हो गई थी लेकिन कार्रवाई नहीं हुई है, इन चीजों पर खबर चलनी चाहिए। किसी की बाइक हो गई है, उसके बाइक नंबर के साथ अब लोग चलाएं, उसके घर जाएं कि भाई आपका काम कैसे अब चल रहा है। अब उस बेचारे के लिए तो उसका वही सब कुछ था। किसी के घर में कोई जानवर चोरी हो गया, किसी का कोई बच्चा खो गया है, तो उनको हम 15 दिन 20 दिन या 25 दिन के बाद में पूछते भी रहे, उस पर लाइव भी चलाएं, उसमें हमारे नेता भी जुड़ेंगे, लोग भी जुड़ेंगे और पैनल पर 9 लोग 15 लोग तक जुड़ते हैं। जैसा मैंने पहले बताया कि पीड़ित के साथ में सभी लोग जुड़ करके अपनी राय भी देंगे और वो जब वीडियो वहां जाएगा अधिक से अधिक उतना ही तहलका मचेगा, ये आप समझते हैं। जितनी चर्चा होगी उतना लोगों को मालूम होगा। तो हमें ध्यान रखना है कि हम लाइव जितना करेंगे उतना ही हम फेमस होंगे। लाइव के दौरान साहिब जी पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये आ रही है कि माइक लगाते ही उन्होंने कहा कि ये काम करिए आप गंभीरता से, तो आप हंसने लगते हैं। एक तो हंसना नहीं है लोगों ने, ये हमेशा पत्रकार ने कि उस समय हमें गंभीर होकर के ही बातचीत करनी है, जितना बताया जाए उतना हमें करना ही है। पत्रकारिता के दौरान ये हमें खास ख्याल रखना है। हमें जैसे खड़े होना है, बोलना क्या है कम शब्दों में, हम लंबे और बड़े शब्द शुरुआत में नहीं चुने कि हम इतना बोले। जैसे शुरुआत में कि नमस्कार मैं हूं, अपना नाम बोलना है और आप देख रहे हैं एटीवी न्यूज चैनल, ठीक है, एटीवी न्यूज चैनल, इतना बस बोल दें काफी है। बाकी देश का तेजी से बढ़ता हुआ या वगैरह वगैरह नहीं बोले, क्योंकि ये लंबे शब्द हैं, ये धीरे धीरे आप जो है 2 महीने या 3 महीने के बाद करने लग जाएंगे, शता है। ओके, तो धर्मेंद्र जी अब आप बताएं कोई सवाल, कोई मन में कोई चीज अभी पूछना चाह रहे हैं, क्योंकि ये पहला दिन है और 7 दिन ट्रेनिंग ये लगातार ऐसे ही चलेगी हर विषय पर, क्योंकि आज हमने मिक्स की है, कल से हम हर एक सब्जेक्ट को अलग अलग रख के करेंगे और हम बताएंगे कि किस विषय को, विज्ञापन का अलग रहेगा, खबरों का अलग रहेगा, हर कवरेज का, प्रशासनिक कवरेज कैसे करनी है, राजनीतिक कवरेज कैसे करनी है, जो हमारे जो एजुकेशन सेक्टर है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी कवरेज कैसे करनी है, पंचायतों की कवरेज कैसे करनी है, तमाम तरीके की कवरेज आती है। जी आज के लिए सेशन काफी अच्छा रहा आपका और आपने काफी अच्छी जानकारी दी। लेकिन आज जैसे कि पहला दिन है तो इतने ज्यादा सवाल अभी मेरे माइंड में है नहीं जी, और बाकी जैसे डेली ट्रेनिंग होगी तो उसके दौरान जो भी सवाल आएगा तो बीच बीच में मैं आपसे जानकारी लेते रहूंगा। जी साहिद जी। जी हाँ, आवाज आ रही है आपको? कोई सवाल रह गया है ऐसा जी कि जी जो? जी नहीं सर, सवाल मेरा मैं सभी को ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए एटीवी जो न्यूज चैनल है ये हमारे लोगों की समस्याओं के लिए है, ना ही कि हमारा चैनल उन लोगों के लिए है कि हम किसी नेताओं के गले में या किसी मूर्ति में जाकर मालाएं दर्पण हम करें या उनके पीछे जाए। क्योंकि हमारा जो चैनल है धर्मेंद्र जी, इसका हमारा सिर्फ एक ही काम है, क्योंकि जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाना है और जनता की मैं हमेशा समस्याएं कहता हूँ कहाँ कि है अगर जनता की। सेल्फी अगर खींचनी है तो सेल्फी किसी किसान के साथ में खींचो। आजकल गन्ने की सिलाई चल रही है, वहां जाकर के एक सेल्फी खींचो और फेसबुक आईडी पे लगाओ कि हमारे पत्रकार ये है असली मालिक। क्या विधायकों के साथ में, क्या मंत्रियों के साथ में? आपने कभी हमारी फोटो नहीं देखी होगी किसी मंत्री के साथ में, किसी मिनिस्टर के साथ में। जबकि तमाम लोगों से मिलता हूँ, तमाम लोग डिबेट में मिलते हैं, सामने भी मिलने आते हैं, लेकिन आज तक मैंने कोई फोटो नहीं डाली। मेरा सीधा सा मकसद है कि हम आपकी फोटो का क्या करेंगे, हमारे साथ में हमारे पत्रकार हैं, उनके साथ में हमारी फोटो होनी चाहिए। हमारी फोटो हमारे देश के किसान, मजदूर और जवानों के साथ में होनी चाहिए। हमारी फोटो इस देश के उस वर्ग के साथ में होनी चाहिए जिसके साथ होनी चाहिए। अब जैसे किन्नर हैं, उनकी कोई आवाज नहीं उठाता, उनको क्या मिल रहा है क्या नहीं, उनके साथ बातचीत करिए कि आप ये पैसा ही मांगते हैं या अलग से आपकी कोई पेंशन बनती है या सरकार की तरफ से क्या सहयोग मिलता है, क्या क्या दिया जाता है, या भीख मांगने का आपको जो है केवल लाइसेंस दिया गया कि आप भीख मांगते रहो। मतलब ऐसे ही समाज में इज्जत नहीं, लेकिन सरकार कितनी इज्जत आपकी कर रही है, नेशन राष्ट्र आपके बारे में क्या राय रखता है।
आपको कहाँ कहाँ आरक्षण दिया गया है? क्या उनकी चिंता का विषय जो है वो पत्रकारों का काम नहीं है? और बिल्कुल कितने लोग उठाते हैं? क्या 365 दिन में किन्नरों की एक दिन भी आवाज उठी है एक भी चैनल पर? नहीं आती है। और क्यों नहीं उठनी चाहिए? उनकी तो उठनी चाहिए। जी बिल्कुल। बहुत नहीं, सारे धर्मेंद्र विषय जी हैं। यही देखना, हमें ग्राम पंचायतों के प्रोग्राम ज्यादा चलाने हैं, क्योंकि समस्याएं जो हैं ग्राम पंचायतों में है, गांवों में समस्याएं बहुत ज्यादा है, जो कि उनकी कोई भी समस्या को जो अधिकारी या कोई नेता सुनना नहीं चाहता, मीडिया भी वहां तक नहीं पहुंचना चाहती, लेकिन हमारा चैनल हर समस्या तक पहुंचना चाहता है। हमारे रिपोर्टर से पंचायत ये कवरेज पर बताने हम वाले बताएं, लोग डरे। ये डिबेट जो है बहुत बढ़िया इन्होंने जो मुद्दा अभी बताया है कि पंचायत कवरेज का हम शुरुआत कहाँ से करें। ग्राम पंचायत में कई जो है गांव भी जुड़े होते हैं एक ग्राम पंचायत में। जी हमें एक तो उनकी लिस्ट तैयार करनी है, किस ग्राम पंचायत में प्रधान और ये सब मिलेंगे, उसमें हमें जाना है। हमें प्रधान से मुलाकात नहीं करनी है, हमें सबसे पहले जो फॉर्म 4-5 पन्नों का है वो आपने निकालना है, डायरी पर रखना है, और किसी से भी आप गांव में पूछेंगे तो वो पूरा बता देंगे कि कितने लोग खड़े हुए थे इस बार। तो वो कहेंगे कि हाँ 4 लोग खड़े हुए थे, 5 लोग या 6 लोग, ठीक है। दूसरे नंबर पे कौन रहा इस बार? पहला दूसरा सवाल कि हारा हुआ पिछली बार जो प्रधान थे वही दोबारा जीते हैं या नया प्रधान बना है? ओके, अगर वही जीते हैं तो कोई बात नहीं है। दूसरे नंबर पर प्रत्याशी कौन रहा, जो हारा है वो कौन है, उनका नाम, और तीसरे नंबर के 2 प्रत्याशियों के नाम और नंबर लिख लेने। हमें सबसे पहले जो हारे हुए प्रत्याशी जो दूसरे नंबर पे रहा है उस कैंडिडेट से मिलना है और उनसे कहना है कि पंचायत कवरेज चलाना चाह रहे हैं, आपके यहाँ कितनी समस्याएं हैं, क्योंकि आपके ऊपर कई मुकदमे भी लगवा दिए गए होंगे, आपको जिसने वोट किया उनको भी सताया जा रहा होगा, सामने से नहीं तो पीछे से। हमें इसको सीधा लाइव चलाना है और इनके लिए आप हमारी सहायता करें और इसको आप पढ़ें, तो वो समय देंगे। अगर दूसरे नंबर वाला मना कर देता है कि हमें नहीं, पहली बात तो मना करना ही नहीं, उसने जीतना है कि नाम आपका जाएगा, बहुत बेहतर कि मीडिया ने किया और लाइव टेलीकास्ट चलेगा। शुरुआत में जहां कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो हम बैठे हुए हैं, उसमें कोई चिंता की बात नहीं, वो पूरा जो है कवरेज भी करवाएंगे और पूरी सहायता करेंगे। सारे लोग बुलवा लीजिए कि जिनकी पेंशन कटी है, जिनके राशन कार्ड कटे हैं, जिनके खेत खलिहानों में दिक्कतें हैं, जिनकी सड़क बंद कर दी गई, किसी की सड़क नहीं लगी, सोलर लाइट लगनी है, पानी की समस्या है, या जो भी है टू जेड उनकी जो है फर्जी मुकदमे किसी के ऊपर लदवा दिए गए, किसी को कोई दबंग परेशान कर रहा है, किसी की जमीन पर कब्जा कर लिया है, अधिकारी किसी की नहीं सुनवाई कर रहे हैं, ऐसे सारे लोग तमाम। मैं कहता हूं कि हम उम्मीद 500 की करेंगे, 50 तो इकट्ठे करेगा ही वो, बिल्कुल। जो कैमरे के सामने बोलेंगे, जो बोलना चाहते हैं, मीडिया नहीं जा पाती है। अब हम पूरी कवरेज बना करके कि राशन मिल रहा है कि नहीं, अभी हमें कोटेदार से नहीं मिलना है ना प्रधान से मिलना है, हम पंचायत में पूरा कवरेज चलाने के बाद उनके भी स्टेटमेंट लेने के बाद में फिर वो पूरा लिंक आप जो है प्रधान को भेज दीजिए कि आप अपनी देख लीजिए पूरी आपकी रामलीला क्या चल रही है आपकी पंचायत में, और हम फिर आएंगे 15 दिन के बाद हम फिर चलाएंगे। आप ये देखिए कि 10 पंचायतों का लगातार आप कवरेज कर लीजिए, 11वीं पंचायत से आप हमें बोलिए कि कितना बेहतर काम हो रहा है और किस तरीके से जो है आप चल रहे हैं और किस तरीके से आप दौड़ रहे हैं। आपकी स्पीड, आपकी गति को विराम लगने की बजाय और जो है तेजी से आप आगे जो है बढ़ पाएंगे। हमारे जी पत्रकारों को भी उसी तरीके से लेके चलना पड़ेगा, हमें उन्हें बताना पड़ेगा कि आप जो है अनुशासन नहीं भूलें, फील्ड में शिष्टाचार नहीं भूलें और संयम बिल्कुल ना भूलें, प्राइवेसी का पूरा अपनी ध्यान रखें कि हमें क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना है। किसी भी सवाल को हमें अपना सवाल नहीं बोलना है, हमारा सवाल सिर्फ जनता का सवाल होता है। हम किसी से पूछ रहे हैं, हम केवल जुबान है, वो गूंगे हैं, वो बोल नहीं पाते, उन्होंने हमें लिख के दे दिया है, हम उस सवाल को पूछ रहे हैं सामने वाले प्रतिनिधि से। जैसे कहते हैं कि अदालत में क्या होता है कि मुजरिम चाहे तो अपनी बात सीधे भी रख सकता है, संविधान में दिया गया है ना, लेकिन वकील इसलिए करना पड़ता है कि वकील के माध्यम से अदालत को बताया जाता है, क्योंकि एक भाषा का जो चयन है, इसलिए शायद जो आरोपी है या दोषी है या जो भी है वो उस तरीके से उसको अदालत की भाषा का चयन करना नहीं पता होगा। जैसे कि आपने शाम को संदेश डाला, आपने आवश्यक जरूरी सूचना डाला, तो आपने पहली बार महसूस किया होगा कि हम आज वास्तविक अपना जो काम हमें सही ढंग से ब्यूरो चीफ को करना चाहिए वो हम कर रहे हैं, ये भाषा होती है। अब उसको ये लगता है कि अदालती भाषा में अगर हम बात नहीं कर पाएंगे तो हमें वकील रखना पड़ेगा, हमारी बात को कैसे रखना है, शब्दों का कैसे चयन करना है इसने, वो ये करेगा और वो वैसे ही करते हैं, क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लगे, जज साहब को बुरा ना लगे।
और जहां पर जिस भाषा की आवश्यकता है वो उसी भाषा में हमें वहां पर बातचीत करनी पड़ेगी और अपनी बात उसी भाषा में रखनी पड़ेगी। जो जी लोग गलत तरीके से और अलग तरीके से अपनी बातचीत रखते हैं या मनवाने की कोशिश करते हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज है कि वो उसमें जो है ऐसा ना करें। उस्मान खान भी हमारे साथ में इस समय जुड़े हैं। सभी लोग स्टैंड जो है वो जरूर खरीद लें। और स्टैंड मैं पुनः जो है कहता हूं, क्योंकि कार्यक्रम आज का बस खत्म मैं करने जा रहा हूं। और राजीव माहेश्वरी जी, कोई सवाल है तो 1 मिनट आप उधर से जो है वो ना करें। सीधे होकर बैठो। आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं जी। जी आपकी आवाज नहीं आ रही। उस्मान जी, उस्मान जी आप अपना माइक जो है उधर से आप ऑन करें। माइक आपका बंद है, आप उधर से ऑन करें माइक। कर लिया। ओके, कोई सवाल? आपने पूरा प्रोग्राम देखा ही होगा। जी पूरा जी प्रोग्राम सुना है या नहीं सुना? सर थोड़ा रह गया था, मैं थोड़ा बीच में डिस्कनेक्ट हो थोड़ा रह गया गया था। अच्छा, 11 बजे को ही 11 बजे कहते हैं, 11:21 को 11 बजे कहते हैं। सर मैं पूरे 11 बजे जुड़ गया था सर, बाद में डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, फिर उसके बाद में भूल गए, मतलब दोबारा नहीं जुड़ना है हमें, है ना? सर बोला नहीं था सर, आपने ही डिस्कनेक्ट किया हो या कैसे हुआ हो, मुझे नहीं पता सर इसका। हो ही नहीं सकता ऐसा। आप अभी पहली बार जुड़ रहे हैं। पहली तो ये है, आप इस पर पहली बार जुड़ रहे हैं। जो पैनल है, इस पैनल पर आप आए ही नहीं है, इस पर पहली बार। धर्मेंद्र सिंह जी, आपने देखा होगा पूरे प्रोग्राम में शुरू से लेकर के उस्मान जी की छवि नहीं आई होगी आपको, कोई तस्वीर या कोई नहीं प्रोग्राम, क्योंकि सभी के नाम हिंदी में पढ़े हैं। और शुरुआत में क्या सर हुआ वो कि सभी के नाम हिंदी में डाले गए बताओ थे। सर। उस्मान खान अगर आते तो उस्मान जी का नाम हिंदी में होना चाहिए था। जी बिल्कुल। मतलब इनके नाम में बदलाव ही नहीं हुआ, ये जुड़े ही पहली बार हैं और ये लास्ट में जो है जुड़े हैं, तो इनको जो है किया गया। देखिए, समय का अगर आप ख्याल रखेंगे तभी आपके साथ वक्त चलेगा। अगर आप समय को इग्नोर करेंगे और आप समय के साथ नहीं चल पाएंगे तो समय भी आपके साथ नहीं चलेगा। फिर आप कहेंगे कि हमें तो सपोर्ट नहीं दिया जाता है। अगर आप किसी क्लास में आधे घंटे के बाद जाएंगे 1 घंटे की क्लास में, तो ना तो वो आधे घंटे वाला आपको पता है और ना अगले आधे घंटे में क्या बोला जा रहा है वो आपके पल्ले पड़ेगा। मतलब समझ में कुछ नहीं आएगा कि क्या हुआ है और क्या रामायण पूरी सर मैं पढ़ाई 11 है। बजे जुड़ा था, लेकिन दूसरे ऐप पे जुड़ा था सर, जिस पे कल हम तो जुड़े तुरंत थे ही मैसेज आया उस था। पे जुड़ा था सर उसके 11 बाद बजे। उसके उसके तुरंत बाद मैसेज आया कि आप दूसरे उसमें जुड़िए, आया था कि नहीं? सर वो मैंने चेक नहीं कर रहा। हाँ, नहीं, ये तो मैं चेक करने आऊंगा या तो मैं किसी को भेजूंगा यहाँ से। अगली बार से ध्यान रखूंगा। सर मैंने फोन भी किया था। जी नहीं, उस्मान जी क्या आगे क्या ध्यान बता रहे रखेंगे हैं? सर। हाँ, आगे से ध्यान रखो ना, क्योंकि पता है आपने आज का 1 घंटे का अपना सेशन ये धीरे धीरे 40-45 मिनट तक हो दिया है, ये लाइफ में नहीं आएगा दोबारा। तो ये अच्छा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप कोई चीज अगर छोड़ेंगे इस 7 दिनों में, अब आपको 6 दिन का तो ज्ञान रहेगा, लेकिन ये जो 1 दिन का है ये आपके दिमाग में नहीं आएगा और ना आप इसको सीख पाएंगे, क्योंकि ये दोबारा हम बताएंगे नहीं, बता ही नहीं पाएंगे। जो चीज आज बताई है वो दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। दूसरा, रिपोर्टिंग जो है आप वहां पर स्टार्ट कर दीजिए आज से। खबर में क्या समस्या आ रही है? खबर में तो कोई समस्या नहीं आ रही। खबर में कोई समस्या नहीं आ रही है तो आप जो है आज से स्टार्ट कर दीजिए। माइक आपको पकड़ाया जा रहा है, बोलने का तरीका भी बताया जा रहा है, क्या समस्या है? आप फील्ड में जाइए, आप अपना स्टार्ट कीजिए। भले ही छोटी सी कवरेज आप करिए, लेकिन करिए तो सही। जी अब स्टैंड आपने लेना है और ये आज ही आपने करना है। ये जो है ये स्टैंड है, इसका लिंक मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? एक तो ये इसलिए लेना है कि बैठने का तरीका आप लोगों का ठीक हो जाएगा कम से कम। जी धर्मेंद्र जी, आपने अपना मोबाइल क्या माइक स्टैंड के सहारे लगाया हुआ है? नहीं, नहीं स्टैंड के सहारे नहीं लगाया हुआ है। एक मेरे पास सबसे बड़ी मोबाइल चीज है कि स्टैंड। अगर हम बैठना, हमें हमें पता होना चाहिए कि हम डिबेट में बैठे हैं तो हमें तहजीब भी आनी चाहिए कि हमें कैसे बैठना है। उसके लिए स्टैंड की जी भी आवश्यकता नहीं। अगर सही से बैठेंगे, सही से लगाएंगे तो सही से आप बैठ पाएंगे।
तो कई चीजों का हमें एकदम मतलब बिल्कुल वो रहना है उस तरीके से, तो वो तो फिर वही वाली बात हो गई, क्योंकि अब उन शब्दों को मैं यहाँ बोल नहीं सकता हूँ। आप फोन पर होते तो मैं उनको बोलता भी। आपको बैठना अगर है, आपको पता है कि मैं कैसे बैठ सकता हूँ आगे, आप किताबों का सहारा ले लीजिए, आप सीधे से मोबाइल को रख लीजिए, कुछ भी बहुत सारी तमाम चीजें हैं जिनको आपका चेहरा फेस बेहतर आएगा, लोग देखेंगे कि ये पत्रकार हैं। पत्रकार के बैठने का तरीका, बोलने का तरीका और सामने आने का तरीका, उसका पहनावा, हर एक चीज बहुत मायने रखता है कि आप रिपोर्टिंग के दौरान क्या कहाँ देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, सामने देख भी पा रहे हैं या नहीं देख पा रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं, ये कि कितना आप सुन रहे हैं। जब खुद ही आप ध्यान नहीं दे पाएंगे तो कैसे आप करेंगे धर्मेंद्र जी? नहीं लगता है आपको कि इन सब चीजों का बड़ा विशेष ख्याल पत्रकारिता में रखा जाता है, जिसको नोट पब्लिक करती है? जी बिल्कुल नोट करती है। बैठने का जो पोस्चर होता है, बात करने का तरीका होता है, वो पूरा पब्लिक नोट करती है। और हम लोग भी जब कभी किसी को लाइव देखते हैं तो हम भी लोग ये सारी चीज नोटिस करते हैं, एक एक चीज का। चलिए, आज का पहला जो है दिन था, और कल से हम उम्मीद करते हैं चंद्रपाल जी, उस्मान जी और भी जो लोग जुड़ेंगे कल, उन लोगों को शायद ही आप जो है सीधे आप भी बता दें, धर्मेंद्र साहब आप भी जो है उसमें आप आज एक आवश्यक और सूचना में एक चीज डालें, समय जब भी मिले, जैसे रात के आप 10 बजे सोते हैं उस समय आप जो है डाल दें, लोगों को मैसेज पहुंच जाएगा कि आप अपने उठने बैठने का तरीका जो है सही आप कीजिए, कि उसमें बैठे तो आपको लगना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि वो पत्रकार हैं, क्योंकि ये सीधा लाइव जा रहा है। इसकी लिंक भी अभी आपको मिल जाएगी कि जो बातचीत हुई है वो भी आप पूरी सुन सकते हैं दोबारा। इसमें सवाल जो है, मैं जुड़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप हमें सुन सकते हैं लेकिन सवाल दोबारा नहीं पूछ सकते। पूरा अगर आप जो है पूरे डिबेट में आप मौजूद रहेंगे तो क्या होगा कि आप सवाल भी पूछ पाएंगे। जी बिल्कुल। उसमें आपके मन में कोई आ रहा है, आपको लगा कि नहीं हमें तो ये पूछना था और हम ये पूछ नहीं पाए, तो वो चीज नहीं रहेगी। और कोई सवाल है किसी का तो मेरे से पूछ सकता है अभी फिलहाल जितना भी देखा है। चंद्रपाल जी, आपका कोई सवाल है? जो सवाल होगा अभी तो भी ऐसे जवाब नहीं आ सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि आप हंसना छोड़ो। ये हमारे यहाँ बहुत गंदी आदत मानी जाती है, इसको क्या बोला जाता है? ठीक है। इस आदत की कोई आवश्यकता नहीं हमारी पत्रकारिता के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ हंसना मना है। आप पत्रकार हैं, आप हंस नहीं सकते हैं। आप किसी चीज को भी, हर चीज को गंभीरता से लो, और जब सिखाने वाली चीज हो उसको और ज्यादा, क्योंकि ऐसा अगर आप करेंगे तो रिपोर्टिंग के दौरान तो लोग आपको हंसता हुआ देखेंगे कि ये पत्रकारिता कर रहा है, बहुत शर्मा रहा है। तो बात ये है कि शर्माना नहीं है यहाँ पर, शर्माने का नहीं है, इन चीजों को छोड़ो। शुरुआत में कुछ लगता है, आप काला चश्मा चढ़ा लीजिए, जैसे आपको लगता है कि पब्लिक हमें देख रही है, कई चीजें जिनको हम अपना बचाव कर सकते हैं। धर्मेंद्र जी भी ऐसा हो सकता है ना कि आप काला चश्मा आप लगाइए, उसमें आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं, शुरुआत में आपको लगे कि नहीं थोड़ी झिझक है, वो हमें खत्म करनी है। जैसे हम चश्मा लगा लेते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई नहीं देख पा रहा है और हम जो है सभी को देख पा रहे हैं, तो उसमें आपकी जो है ये मदद भी होगी कि रिपोर्टिंग के दौरान आपको कोई समस्या नहीं आएगी, आपके अंदर जो झिझक है वो काफी हद तक कम होगी। और चश्मा लगाने से ये चीज क्लियर है ना धर्मेंद्र जी? जी क्लियर है। तो इसको आप देख लीजिए जी। तो आज के इस प्रोग्राम को मैं यहीं विराम दे देता हूं, और कल फिर 11 बजे जो है इस लाइव प्रोग्राम में मिलेंगे, और विषय क्या रहेगा ये आज शाम को सभी को पता चल जाएगा कि कल का विषय क्या रहेगा और किस विषय पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि आवश्यक भी है। तो इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें आप देखते रहिए देश का तेजी से बढ़ता है ATV न्यूज चैनल। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।